कविता को अपनी बॉडी फिट रखने का बड़ा शौक था, लेकिन वो हमेशा अपने खाने के आगे हार जाया करती थी। जब वो अपनी ननद रीना के एब्स देखती तो उसे बड़ी जलन होती। वो सोचती कि काश रीना भी उसकी तरह मोटी हो जाए ताकि वो रीना को चिढ़ा सके, जैसे वो कविता को चिढ़ाती थी। एक दिन सभी लोग नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं। तभी रीना सबके लिए पराठे और मिक्स अचार लेकर आती है, जिसे देखकर रीना बोलती है, भाभी आपने नाश्ते में यही बनाया क्या? और कुछ नहीं बनाया क्या? मैंने आपसे कहा था ना मुझे पोहा खाना है। नैना जी, अब आप तो जानती हैं कि किचन में मैं अकेली ही हूँ, कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं होता है। आपको अपनी फिटनेस को मेंटेन करने से फुर्सत नहीं मिलती है, तो मैं भी अकेले कितना ही कर लूंगी। मुझसे जो भी जल्दी बन गया मैंने वो बना दिया। कोई बात नहीं भाभी, आप फ्रिज से जाके ना ऑरेंज जूस ले आइए और साथ साथ ना ब्राउन ब्रेड और मक्खन भी। मैं आज वही खा लूंगी। जब घर में नाश्ता बना हुआ है तो आपको ब्राउन ब्रेड खाने की क्या जरूरत है? आप भी सबके साथ नाश्ता कर लीजिए। एक दिन अगर आप पराठे खा भी लेंगी तो कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा या आपके फिटनेस पर कोई असर पड़ जाएगा? ये बात तो आपको समझ नहीं आएगी भाभी, क्योंकि आपको मोटे रहने की आदत है, लेकिन मुझे बिल्कुल फिट रहने की आदत है। तभी मैं ये पराठा बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। मैं जितनी मेहनत करती हूँ ना इस बॉडी को फिट रखने के लिए, तो सारी बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी आज ज्यादा बहुत गर्मी है और ये पराठे कोई भी नहीं खाएगा। क्यों माँ, मैं सही कह रही हूँ ना? वैसे बहू, रीना बिल्कुल सही कह रही है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी में ये पराठे हजम नहीं होंगे। जा ब्राउन ब्रेड और मक्खन ले आ, हम वही खा लेंगे। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने इतने प्यार से सबके लिए नाश्ता बनाया है, इसे कौन खाएगा अब? बहू, हम खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस इतना कह रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में पराठे नहीं खाएंगे। एक काम कर दो, पराठे रख ले, दोपहर में हम खा लेंगे, उसके साथ सब्जी बना ले बस। और भाभी मेरे लिए ना लंच में फ्रूट्स काट के रख देना, मैं वही खा लूंगी। ननन जी, आप तो अपना मुंह बंद ही रखें। आपका एक अलग ही ड्रामा चलता रहता है। जब देखो तो बस अपनी बॉडी को मेंटेन करने में लगी रहती हैं और ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर देती रहती हैं, जैसे मानो मैं इस घर की नौकरानी हूँ। भाभी बॉडी को फिट रखना बहुत जरूरी है और मैं मेंटेन करके रखती हूँ अपनी बॉडी। आपको भी ना ये हेल्दी खाना खाना चाहिए, इससे ना आपकी जुबान कंट्रोल में रहेगी। भाभी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, लेकिन आपको आपके बोलने पर और खाने पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। भाभी वैसे ही सही कह रही हूँ, आप भी ना ये फिट खाना खाया करो, आप भी फिट रहोगी। और फिट रहोगी ना ही मेरे ऐप से जलोगी ना मुझसे जलोगी। अपनी ननद की बात सुनकर कविता पराठे की प्लेट को लेकर किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए ब्राउन ब्रेड, मक्खन और जूस लेकर आती है और रीना के साथ साथ सभी लोग वही नाश्ता करते हैं। सुबह के समय कविता छत पर जाती है। वो देखती है कि रीना छत पर क्रॉप टॉप पहनकर एक्सरसाइज कर रही होती है, तो वहीं दूसरी छत पर खड़े लड़के उसके एब्स देख रहे होते हैं। ये देखकर कविता रीना से बोलती है, ननन जी, आपको एक्सरसाइज करने के लिए अपना इतना बड़ा घर और उसका हॉल कम पड़ गया था क्या, जो आप छत पर ऐसे छोटे कपड़े पहनकर एक्सरसाइज कर रही हैं? जरा देखिए सामने, छत पर खड़े लड़के आपको कैसे घूर रहे हैं। भाभी वो लड़के ना मुझे नहीं घूर रहे, लेकिन वो मेरे एप्स को घूर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई एप्स है नहीं इतने अच्छे जो कि मेरे पास हैं, और इसके लिए ना कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये बॉडी बनती है ऐसी। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ कि आपकी एप्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आप ये सबको दिखाएं। आप नीचे चलकर एक्सरसाइज करें, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी आपको मेरी ऐप से प्रॉब्लम ही क्या है? मैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आपसे खाना मांगती हूँ, तब आपको प्रॉब्लम हो जाती है। मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, तब आपको प्रॉब्लम हो जाती है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, आप पता नहीं क्यों जलती हो इतना मेरे ऐप से। मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूँ। नीचे चलकर एक्सरसाइज करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है भाभी, लेकिन मेरी एक्सरसाइज है ना, वो खुले में होती है, ना कि एक बंद कमरे में। तभी मैं छत पे एक्सरसाइज करती हूँ। आप तो ऐसे तो मेरी जिम भी बंद करवा देंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो लड़के मुझे घूरते हैं। आप इसलिए जल रहे हो क्योंकि मेरी एप्स है, मेरी बॉडी है, आपकी नहीं है, तभी तो जल रहे हो आप मेरे से। जाइए अपना काम करिए और मेरे एप्स को ना नजर मत लगाइए आप। अपनी ननद की बात सुनकर कविता चिढ़कर नीचे आ जाती है और अपने आप से बोलती है, ननद जी को अपने एप्स पर बहुत घमंड है ना, इनके एप्स को तो मैं खराब करके ही रहूंगी।
मैं भी देखती हूँ कितनी एक्सरसाइज कर लेती हैं ये। जब ये भी मेरी तरह मोटी हो जाएंगी ना, तभी मेरे दिल को चैन आएगा। तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा आ गई है? तुम अपने आप से बातें किए जा रही हो। अरे क्या हो गया तुम्हें? लोग क्या कम पड़ गए बात करने को? लोगों को मुझसे बात करने की फुर्सत ही कहाँ है जो लोग मुझसे बात करेंगे। इसलिए मैंने सोचा मैं अपने आप से ही बात कर लूं। यार तुमने कसम खा रखी है क्या? हमेशा उल्टा ही जवाब देती हो। अगर मैंने कसम नहीं खा रखी है तो क्या आपने कसम खा रखी है ना कि आप जब भी मुझसे बात करेंगे तो हमेशा मुझे ताने ही मारेंगे। यही आदत है ना तुम्हारी। इसी के कारण कोई तुमसे सही से बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि हर छोटी बात पे तुम्हारा मुंह बन जाता है। यार कब तक तुम्हारा ऐसा बिहेवियर रहेगा यार? कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? हाँ, सबकी नजर में तो बस मैं ही गलत लगती हूँ, बाकी सब तो ठीक होते हैं। मेरे ही तो सारे काम गलत होते हैं ना। मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, आप और खराब मत करिए। जो काम करने के लिए आए हैं उसे करिए और जाइए यहाँ से। अपनी पत्नी का ऐसा बिहेवियर देखकर अनुज आगे कविता से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। एक दिन कविता रीना के साथ बाजार जाती है और उसकी नजर एक फेमस मोमोज वाली शॉप पर जाती है, जिसे देखकर वो रीना से बोलती है, नैना जी वो देखिए मोमोज की शॉप। इसकी चटनी बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होती है और बहुत टेस्टी मोमोज होते हैं इसके। चलिए ना खाते हैं। वैसे भी मार्केट में सामान लेते लेते बहुत थक गई हूँ मैं। इट्स ओके भाभी, आप एक काम करिए, पास वाली दुकान पे जाकर मोमोज खा लीजिए। मैं दूसरी वाली दुकान पे जाके जूस पी लूंगी, क्योंकि मोमोज खाने से ना फैट बढ़ता है और आप जानती हैं मैं कितनी फिट हूँ, तो ये चीजें मैं खा नहीं सकती। खाऊंगी तो मेरे एब्स खराब हो जाएंगे। हाँ ननद जी मैं जानती हूँ, लेकिन एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है। आप एक बार खाकर तो देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको याद है कुछ टाइम पहले आप ये मोमोज कितना खाती थी? हाँ मैं खाती थी, लेकिन उस टाइम पे मैं कितनी मोटी हो गई थी। बहुत मेहनत करके ना मैं फिट हुई हूँ। अब दोबारा मैं रिस्क नहीं लेना चाहती इस चीज पे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपको जो ठीक लगे आप करिए। मैं तो जा रही हूँ टेस्टी मोमोज खाने के लिए। कविता इतना कहकर मोमोज वाले की शॉप पर जाती है और मोमोज खाने लगती है। अपनी भाभी को मोमोज खाते देख रीना के मुंह में भी पानी आ जाता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी भाभी के साथ मोमोज खाने लगती है। दिन गुजरते हैं और वक्त बीतने के साथ रीना ऑफिस से आते हुए रोजाना मोमोज खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर फैट होने लगता है और धीरे धीरे उसके एब्स गायब हो जाते हैं। और एक दिन वो अपने आप को शीशे में देखकर बोलती है, रीना तूने अपनी बॉडी को क्या कर लिया? इतनी मुश्किल से तूने एब्स बनाए थे, लेकिन भाभी के चक्कर में तूने मोमोज खाना शुरू कर दिए और तेरे ये शरीर वापस से मोटा हो गया है। अगर भाभी को ये बात पता चली कि मैं उस दिन के बाद से मोमोज रोज खाना शुरू कर दिया है, तो वो तो खुश हो जाएंगी, क्योंकि वो तो यही चाहती थी मेरे एब्स खत्म हो जाए। अब इनको मेरे एब्स से जलन थी। अब कल से मैं मोमोज नहीं खाऊंगी। रीना की सारी बातें कमरे से बाहर खड़ी कविता सुन लेती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। समय के साथ बहुत कोशिश करने के बाद भी रीना के एब्स दोबारा से नहीं बनते और इस तरह ननद के एब्स से जलने वाली कविता अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। अंबर एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। उसे हमेशा से ही सूट सलवार और उसके साथ सुंदर सुंदर दुपट्टे ओढ़ना बहुत ही पसंद था। वो जहाँ भी जाती सब उसकी ड्रेसिंग सेंस की खूब तारीफ करते। उसके परिवार में उसकी माँ जीतो और पिता गुरनाम सिंह थे। ऐसे ही एक दिन अंबर बाजार से घर आ रही होती है और उसके पास से ललित नाम का एक बहुत ही हैंडसम लड़का गुजर रहा होता है और दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। ओए होए, पता नहीं आंखें हैं या बटन। इतना बड़ा रोड है, पर नहीं, मोटे नाल मोटा मार के तुरना जरूरी है। अरे सॉरी, माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में था। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अंबर का ललित की घड़ी में दुपट्टा फंस जाता है और वो उसके दुपट्टे के साथ बढ़ने लगता है। आए आए आए, अरे अरे रुको मेरा दुपट्टा। अरे ये क्या हो गया? ललित जैसे ही अंबर का दुपट्टा अपनी घड़ी से निकालने लगता है तो वो दुपट्टा फट जाता है, जिसे देखकर अंबर को बहुत तेज गुस्सा आता है। हाय, एक ही कर देता, मेरा शिफॉन ना इतना महंगा दुपट्टा फाड़ देता। सॉरी, मैं आपको नया ला दूंगा।
लगता है आपका दुपट्टा काफी सस्ता था, तभी जरा सा दम लगते ही फट गया। हेलो, आपको पता भी है अमृतसर से लाती हूँ मैं अपने दुपट्टे, एक से बढ़कर एक क्वालिटी के। अंबर गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन ललित अपने बचपन के दोस्त शेखर की शादी में जाता है, जहाँ उसे बहुत ही प्यारे से रेड सूट और फुलकारी लिए अंबर नजर आती है, और वो भी वहाँ अपनी बचपन की दोस्त निम्मो की शादी में आई थी। ललित उसके पास जाता है और कहता है, हाय मिस दुपट्टा। तुसी ओही हो ना जिसने मेरा दुपट्टा फाड़िया सी, इत्थे की कर रहे हो? आपका पीछा कर रहा हूँ जी। बेशरम होंदे नाल नाल बदतमीज भी हो। ओ मैडम, आप जानती क्या है मेरे बारे में? मैं एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ अपने दोस्त की शादी में आया हूँ, समझ गई? मुझे बस तुम यहाँ नजर आई तो इसलिए तुमसे अपने किए के लिए माफी मांगने आ गया, पर ये मेरी गलती थी। तुम जैसी लड़कियाँ पता नहीं अपने आप को समझती क्या हो। ललित वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अंबर को उसकी कही बातों के लिए अपनी गलती का एहसास होता है और अंबर ललित से अपने ऐसे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। आई एम सॉरी, मैनू माफ कर दो, मैं गुस्से विच पता नहीं तुहानू की कह दिता। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि एक लड़की के लिए उसका दुपट्टा कितना कीमती होता है, और खासकर कि आपके जैसी खूबसूरत सोनी कुड़ी के लिए। दोनों एक दूसरे से पूरी शादी में खूब सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और गुजरते वक्त के साथ वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दिन अपने प्यार का इजहार कर शादी करने का फैसला लेते हैं। अंबर और ललित अपने इस फैसले के बारे में अपने अपने घर वालों को बताते हैं। दोनों के घर वाले आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। अंबर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। उसकी सास देवयानी आए दिन उसे उसके पहनावे को लेकर कुछ ना कुछ कहती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरे बहू, कहाँ मर गई सुबह सुबह? हाँ जी मम्मी जी। अंबर वहाँ पर पंजाबी सूट सलवार और दुपट्टा पहनकर टिप टॉप रेडी होकर आ जाती है। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है बंठन के? कितने भी नहीं जा रही, बस मेरा दिल कीता ता मैं रेडी हो गई। अरे खुद को तो चमका लिया, अब घर कौन चमकाएगा? ओहो मम्मी जी, ठंड रखो, हुने कर दिन्नी है सारा काम। शूश अटैक। पता नहीं ललित को भी क्या पसंद आ गया तुझमें, सारा दिन बस खुद को संवारने में लगी रहती है। मम्मी जी छूटते ना ही कहो हुन तुसी, समझ गए? वो वैसे भी कहंदे आ ना, साड़ ना रीस कर, और मैं तो ऐसे ही बंठन कर रहूंगी। अरे तुझे शर्म तो आती नहीं है अपनी सास के आगे जुबान चलाते हुए? ओहो, सच गल बोलिया सी। दफा हो जा और जा जाके काम कर। और हाँ, ये सूट पहनना बंद कर दे और चुपचाप साड़ी पहन। हमारे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती। जी कभी भी नहीं, मैं तो डेली सूट ही पाऊंगी, साड़ी दा थान कौन लपेटे। अरे तू मेरी बात को मानेगी या नहीं? कोई जायज गल होए तब मन भी लवा। इतना कहकर अंबर वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। अंबर और उसकी सास का पहनावे को लेकर और घर के काम को लेकर झगड़ा बढ़ता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन अंबर बाजार से नया सूट लाती है और उसकी सास उसे परेशान करने के लिए चुपके से वो दुपट्टा उसके कमरे से ले जाती है और छत पर जाकर उस दुपट्टे पर पापड़ सुखा देती है। शाम को जब अंबर छत पर जाती है तो वो अपने दुपट्टे पर पापड़ सूखते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में तिलमिलाती हुई अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, ए सब की है, तुसी मेरे नवे दुपट्टे ते पापड़ सुखा देते। अरे ये तेरा दुपट्टा था?
मुझे लगा कोई बेकार कपड़ा है तो मैंने सुखा दिए पापड़ इस पे। ਮੰਮੀ ਜੀ ज्यादा चालू ना बनो, ਮੈਨੂੰ ना सब पता है, ਤੁਸੀਂ जानबूझ के कीता है सब। अरे मुझे क्या पता कि तेरे सारे दुपट्टे तेरी तरह ही बेकार हैं एकदम। बेकार मेरा दुपट्टा नहीं, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਜਾਓ जाके जल्दी इलाज करवा लो, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ अंधे हो जाओ। वक्त बीतता जाता है पर दोनों सास बहू के बीच की लड़ाई रुकती ही नहीं। ऐसे ही एक दिन देवयानी और अंबर घर का सामान लेने बाजार जाते हैं। वहाँ 2 बाइक सवार गुंडे देवयानी का पर्स छीन कर भागते हैं। अंबर उनके पीछे भागती है और जल्दी से अपने दुपट्टे से पीछे बैठे लड़के के गले में फंदा बनाकर डाल देती है। दोनों गुंडे डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं और फिर अंबर और बाजार में मौजूद भीड़ जमकर उन गुंडों की पिटाई करती है। ये सब होता देख देवयानी को अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों सास बहू बाजार से घर आ जाती हैं। तभी देवयानी अंबर से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। बेटा मैंने हमेशा से तुझे तेरे पहनावों को लेकर रोका टोका, पर आज अगर तू और तेरा ये दुपट्टा ना होता तो पता नहीं क्या होता। बेटा मुझे माफ कर दे। ओए होए ਮੰਮੀ ਜੀ, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। और ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ डांट भी ਮੈਨੂੰ बड़ी प्यारी लगती है। दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगा लेती है। साथ ही देवयानी को समझ आ जाता है कि पहनावा चाहे कोई भी हो, इंसान के गुण और संस्कार उसकी असली पूंजी होते हैं। जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये सस्ते दुपट्टे वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इसी तरीके से दुपट्टे और नाम बहुत पसंद हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। रिया एक बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी और सबसे ज्यादा खूबसूरत थी उसकी मोटी मोटी आँखें। साथ ही वो अपनी आँखों पर बहुत ही सुंदर मस्कारा लगाया करती थी। वो कभी लेंथिंग मस्कारा, कभी हाई वॉल्यूम मस्कारा, तो कभी कलरफुल मस्कारा लगाया करती थी। उसके परिवार में उसकी माँ सुधा और पापा मुकेश रहते थे। ऐसे ही एक दिन रिया टिप टॉप रेडी होकर गॉगल्स लगाकर सुपर मार्केट मॉल में शॉपिंग करने जाती है। रिया अपने ट्रॉली में सामान डालना शुरू करती है और जैसे ही वो जूस की बोतल उठाती है, तभी एक विकी नाम का लड़का उसी बोतल को पकड़ता है और दोनों अपनी अपनी तरफ बोतल को खींचना शुरू कर देते हैं। और तभी रिया बोलती है, हे यू, ये मेरी बोतल है, छोड़ो इसे। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, इसे पहले मैंने देखा था, तुम छोड़ो इसे। मैं क्यों छोड़ू भला? देखो, दिमाग मत खराब करो मेरा, ये मेरी बोतल है, मैंने पहले पकड़ी थी, समझे तुम? हद है मैडम जी, पहले मैंने देखा और उठाया भी मैंने है, ओके? मतलब मानोगे नहीं तुम? रिया जैसे ही अपनी आँखों से गॉगल्स हटाती है, विकी उसकी सुंदर आँखों को बस देखता ही रह जाता है। रिया लगातार बोलती रहती है पर वो उसका कोई जवाब नहीं देता और उसकी आँखों में खोया रहता है। ओए लड़के, पागल वागल हो गए क्या? कुछ कह रही हूँ मैं, सुन भी रहे हो या नहीं? वो मैं कह रहा था कि ये जूस आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। क्या? अरे अभी तो तुम इतना बहस रहे थे, एकदम से क्या हो गया? प्लीज मेरे मिसबिहेव के लिए सॉरी, आप यह जूस रख लो। क्या बात है, अच्छा हुआ जो तुमने अपनी गलती मान ली, नहीं तो मैं मैनेजर को बुलाने वाली थी। जी वैसे एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। जी कहिए। आप बहुत ही ज्यादा प्रीटी हैं और आपने जिस तरीके से अपनी पलकों पर मस्कारा लगाया है वो तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विक्की सिंघल है, बिजनेस के काम से आया हूँ यहाँ। ये लीजिए मेरा कार्ड, कभी एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस हो तो बात कर लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रिया और विकी आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। दोनों कभी कॉल पर तो कभी देर तक चैटिंग किया करते थे। दिन बीतते हैं, दोनों ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। ऐसे ही एक शाम
विकी अपने दिल की बात बताने के लिए रिया को एक कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है और दोनों वहाँ पर मिलते हैं। रिया, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू विकी। वाओ, ये जगह कितनी प्यारी है। बट इतनी स्पेशल जगह पर तो मुझे क्यों लेकर आए हो? क्योंकि तुम इतनी स्पेशल जो हो, और आज ना मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहनी है। हाँ बोलो ना, क्या है तुम्हारे दिल में? रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार हो गया है। हाँ विकी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। साथ ही अपने इस रिश्ते के बारे में घर वालों को भी बता देते हैं। कुछ ही दिनों बाद उनके घर वाले दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद रिया एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, पर उसका मस्कारा लगाने का क्रेज कम नहीं होता। वो कभी ग्रीन, कभी ब्लू, तो कभी ग्लिटरी सिल्वर कलर का मस्कारा लगाया करती थी। ये सब देखकर रिया की सास उर्मिला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। ऐसे ही एक दिन, अरे ये जो रोज रोज आँखों पर अलग अलग रंग लगाती है, क्या मजा आता है तुझे ये सब करने में? बंदरिया जैसी शक्ल बनाकर बैठ जाती है रोज। क्या कहा माँ जी? बंदरिया? आपको मैं किस एंगल से बंदरिया दिखती हूँ? ज्यादा ना चिल्लाकर बात मत कर, बहरी नहीं हूँ मैं। खामखा बस पैसों में आग लगाती रहती है। पैसे में ही लगाई है ना, घर में तो नहीं लगाई। अरे तेरा बस चले तो तू घर में आग लगा दे। वक्त बीतता जाता है और आए दिन रिया और उर्मिला में बहस होती रहती है। ऐसे ही एक दिन रिया मार्केट जाती है। वो सब्जियां खरीद कर घर आ ही रही होती है कि तभी एक ब्यूटी प्रोडक्ट की दुकान पर बाहर ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सेल लगी होती है। रिया वहां से ढेर सारे सस्ते मस्कारास खरीद लाती है और उनका यूज करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो सस्ता मस्कारा लगाकर घर का काम कर रही होती है और उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को मसलना शुरू कर देती है और थोड़े ही समय बाद उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन रिया अपनी आंखों पर मस्कारा लगाती है और उसकी आंखों में फिर से बहुत ज्यादा जलन होना शुरू हो जाती है और वो दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसलना शुरू कर देती है। वो अपनी आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारती है पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और धीरे धीरे उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। वो चिल्लाती हुई अपनी सास को आवाज लगाती है, माँ जी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। माँ जी प्लीज जल्दी आइए, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उर्मिला जल्दी से अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर रिया के बहुत सारे आई टेस्ट करते हैं। जैसे ही विकी को भी इस बारे में पता चलता है, वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाता है और डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी वाइफ को? वो ठीक तो है ना? जी, आपकी वाइफ अब देख नहीं पाएगी। क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। और यह सब ऐसे अचानक कैसे हो गया? जी, हो सकता है आपकी वाइफ ने एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज किए हो, जैसे मस्कारा, काजल वाजल, ये सभी। और जी हाँ, हमने टेस्ट में देखा है कि उनकी आईज में इन्फेक्शन हो गया है और वो अब ठीक होना मुश्किल है, जिसकी वजह से इनकी आंखें खराब हो गई हैं। कुछ देर बाद रिया होश में आ जाती है तो उसे पता चलता है कि वो अब कभी देख नहीं पाएगी और उसे अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। विक्की, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने शौक के चलते मैंने बाजार से सस्ता मस्कारा खरीद लिया, जिससे मेरी आंखों में जलन भी हुई। पर
पर मैंने उसे इग्नोर किया और उसे लगाती रही और अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। रिया, तुम रो मत। मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा और तुम्हारा साथ भी दूंगा। और अब से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा। हाँ बहू, तो चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। इस तरह अपनी आंखों की रोशनी गंवाने के बाद रिया को ये समझ आ जाता है कि अगर कोई हमें कुछ कहता है तो हमारे भले के लिए ही कहता है, इसलिए बड़ों की बातों को मानना चाहिए। विकी और उर्मिला मिलकर रिया का बहुत ख्याल रखते हैं और धीरे धीरे रिया अपनी इस नई जिंदगी में ढलना शुरू कर देती है, जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सस्ते मस्कारा वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से सस्ते प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। नितारा एक बहुत ही गुणवान लड़की थी। वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में सिर्फ उसके पिता अनुज सिंह ही थे, क्योंकि उसकी माँ का देहांत पहले ही हो गया था। नितारा हमेशा से ही खुद का बिजनेस करना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक हालत ठीक ना होने की वजह से वो हमेशा पीछे रह जाती थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन वो अपनी सहेली निकिता के साथ चांदनी चौक मार्केट जाती है और वो वहाँ से अपने लिए बहुत ही सस्ते सस्ते सूट ले लेती है, जिसके बाद निकिता उससे कहती है, यार नितारा, एक बात तो माननी पड़ेगी, तू चाहे जितना मर्जी सस्ता सूट पहन ले, लगती एकदम पटाखा है। हट पागल। यार मैं क्या सोच रही थी, जब ये हम जैसे ग्राहकों को इतने सस्ते में सूट बेचते हैं तो इनको कितना सस्ता मिलता होगा ये सब। वो तो है, लेकिन छोड़ ना, हमें क्या करना? करना तो बहुत कुछ है। क्या? अब कुछ भी तो नहीं। ऐसे ही दोनों घर आ जाती हैं। नितारा रात को अपने बिजनेस के बारे में ही सोचते सोचते सो जाती है और सुबह उसके पिता अनुज उसे जगाने आते हैं। गुड़िया उठ जा, देख तेरी दोस्त निकिता आई है। इतनी सुबह सुबह? अरे मजाक कर रहा था। पापा आप भी ना। अच्छा सुन, नीचे आ, तुझसे कुछ बात करनी है। ठीक है पापा। नितारा फ्रेश होकर नीचे आती है और अपने पापा से कहती है, हाँ जी पापा बोलिए, क्या बात करनी है आपको? मैं ये बोल रहा था कि मेरी जो छोटी सी गुड़िया थी ना, अब वो बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा, तो फिर? मैं अपनी गुड़िया के लिए उसका गुड्डा ढूंढना चाह रहा था। हाँ, अगर गुड़िया का पहले से कोई गुड्डा हो तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। गुड़िया बता सकती है अपने पापा को। पापा आप भी ना कुछ भी बता जल्दी, शर्मा मत, कोई है क्या? नहीं पापा, मुझे पहले अपना बिजनेस करना है, उसके बाद कोई शादी या कोई गुड्डा, ठीक है? अरे नहीं मेरी गुड़िया, देख मैं बीमार रहता हूँ, कब मेरा बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं है। इससे पहले तेरे हाथ पीले कर दूं, बस यही मेरी इच्छा है। ऐसा मत बोलिए पापा, मैं पहले आपको इंडिया से बाहर विदेश में ले जाना चाहती हूँ, घुमाना चाहती हूँ, फिराना चाहती हूँ, फिर करेंगे ना शादी आराम से। मेरी गुड़िया। पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। बोल गुड़िया। पापा आप तो जानते हैं ना कि मुझे अपना बिजनेस करने का कितना शौक है। हाँ हाँ। पापा मैं सोच रही थी मार्केट से सस्ते सूट लाकर उनका बिजनेस शुरू कर दूं। अच्छा तो है। पापा शुरुआत थोड़े से ही करूंगी, फिर बढ़ाऊंगी धीरे धीरे। चल ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नितारा चांदनी चौक से कुछ सस्ते दामों पर सूट ले आती है और वो एक छोटी सी शॉप खोलती है, अनुज गारमेंट्स नाम की, जहां वो सस्ते सूट बेचा करती। ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन काम ना चल पाने की वजह से वो अक्सर परेशान रहा करती कि तभी उसके पापा उससे कहते हैं, क्या हुआ गुड़िया? कुछ नहीं पापा। अरे बोल क्या हुआ? वो मेरा काम ही नहीं चल रहा। बेटा तू आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है,
तू अपने इस काम को बस इस छोटी सी दुकान तक मत रख, इसे और बढ़ाकर आगे निकल, फिर सब ठीक हो जाएगा। अनुज के समझाने पर नितारा को बात समझ आ जाती है और वो अपने काम को एक नया मोड़ देती है। अब वो अपना ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर देती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह पर वो सस्ते सूटों को सेल करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वो होम डिलीवरी भी देने लगती है। धीरे धीरे उसका काम रफ्तार पकड़ने लगता है और उसके सूट्स की डिमांड बढ़ जाती है। साथ ही उसका खूब नाम भी होता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो एक विदेशी ऐप जिलिंगो में अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करवाती है और अब वो विदेश में भी अपने सूट बेचना शुरू कर देती है। इंडिया की तरह विदेश में भी उसका काम खूब तरक्की करता है। ऐसे ही नितारा अपने पापा से कहती है, पापा, मैंने बोला था ना कि मैं आपको इंडिया के बाहर लेके जाऊंगी। हाँ मेरी गुड़िया। अब वो दिन आ गया है पापा, हम दोनों मिलकर अपने सपनों की उड़ान भरेंगे। कल सारी पैकिंग कर लीजिएगा। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है तुझ पर। पापा, मैं आज जो भी बन पाई हूँ, जितना भी कर पाई हूँ, सब आपसे ही है। मैं दुनिया की सबसे लकी बेटी हूँ जिसे आप जैसे पापा मिले। आई लव यू सो मच पापा। आई लव यू टू मेरी बेटी, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। नितारा अपने पिता को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसी जगहों पर घुमाती है। वो लोग खूब एंजॉय करते हैं। वक्त बीतता जाता है। अर्जुन को अब अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो अमेरिका में बिजनेस इवेंट अटेंड करने जाती है, जहां वो एक बहुत ही प्यारे इंडियन लुक में रेडी होकर जाती है। उसी इवेंट में एक गौरिश नाम का लड़का होता है जो नितारा को देखता और बस देखता ही रह जाता है। वो उसकी खूबसूरती और सादगी देखकर उसे अपना दिल दे बैठता है और उसके पास जाकर बोलता है, आप इंडिया से हो? हाँ जी, मैं इंडिया से हूँ। जी यस, मैं भी इंडिया से हूँ। यहाँ पढ़ाई के लिए आया था, फिर जॉब करने लगा और अब यहीं का हो गया हूँ। कभी कभी इंडिया जाता हूँ। ओह, ये बात है। वैसे मैं यहाँ इवेंट अटेंड करने आई हूँ। वैसे एक बात कहूँ आपसे? जी कहिए। आप इस इंडियन लुक में बहुत ही कमाल की लग रही हैं। सच में आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी मैंने आज तक नहीं देखी। जी थैंक यू सो मच। नितारा और गिरीश एक साथ वो इवेंट एंजॉय करते हैं और फिर साथ में लंच भी करते हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। साथ ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। कुछ ही समय बाद वो सभी लोग इंडिया वापस आ जाते हैं और गिरीश नितारा को मिलने एक कैफे में बुलाता है। साथ ही उससे कहता है, हे नितारा, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। यार मुझे ना कुछ बोलना है तुमसे। हाँ बोलो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? सीधा वाइफ बनने के लिए बोल दिया? अरे गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी नहीं पूछा? गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ बनाना चाहता हूँ तुम्हें। शादी अभी नहीं। क्यों? अरे तुम ये मत सोचना कि शादी के बाद मैं तुम्हारा ये सस्ते सूट का काम बंद करवा दूंगा। तुम शादी के बाद भी अपना काम कर सकती हो, मेरी सस्ती सूट वाली बहू। अच्छा जी, फिर ठीक है। ऐसे ही दोनों अपने घर आ जाते हैं और अपने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में सब बता देते हैं। दोनों के घर वाले आपसी रजामंदी से उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा देते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नितारा ससुराल की सभी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है और सभी लोग अपने सस्ते सूट वाली बहू के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सस्ते सूट वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से सस्ते सूट पहना करती हो और उन्हें बेचा भी करती हो? अगर हाँ, तो जल्दी से उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।